सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में अगर हम पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन करें तो पीरियोडिक टेबल जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए दैट शुड बी, जब हम डाउन द ग्रुप जाएं, डाउन द ग्रुप, तो हमारा जो पीरियड है वो बढ़ रहा है। लाइक यहाँ पे अगर सेकंड पीरियड होगा, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ एंड सो ऑन। सो सेकंड पीरियड में न्यूक्लियस के बाद 2 शेल्स होंगी, इसमें 3 शेल्स हो जाएंगी, इसमें आपके 4 शेल हो जाएंगी और इसमें आपकी 5 शेल हो जाएंगी। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। डाउन द ग्रुप आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड डिक्रीज। और पीरियोडिक टेबल में हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे। सो अक्रॉस द पीरियड में आपका, बिकॉज आपका जो शेल है वो सेम है, मतलब 2 का 2 है, अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो 3 है, तो आपका शेल नहीं बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर से आपके प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, बट आपकी शेल सेम है। तो ऑन इंक्रीजिंग योर प्रोटॉन्स, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है अक्रॉस द पीरियड शुड इंक्रीज। और ऐसे ही देखने को मिलता है, अक्रॉस द पीरियड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ड्यू टू नो चेंज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस वजह से यहाँ पे डाउन द ग्रुप शुड डिक्रीज एंड अक्रॉस द पीरियड इट शुड इंक्रीज। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अभी इस रूल को जो भी हमने पढ़ा है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस एस, इस बेसिस पे आपकी वैल्यूज कैलकुलेट की गई है किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। बट इस रूल का नाम है स्लेटर रूल। स्लेटर्स रूल के बेसिस पे आपकी वैल्यूज कैलकुलेट की गई, लेकिन इनके कुछ बहुत सारे, जब इनकी वैल्यूज को कंपेयर किया गया तो इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए। ड्रॉबैक्स मतलब बहुत सारे इनकी लिमिटेशन थी इस रूल में, तो इस रूल को बाद में हटा दिया गया, लेकिन अभी भी पढ़ा तो जाता है बिकॉज कुछ हद तक इन्होंने इस रूल ने सही वैल्यू निकाल के दी, बट कुछ बाद में जाके इनकी वैल्यू जो थी वो सही नहीं हुई। जैसे कि इस टेबल में ये जो दिया हुआ है, जैसे सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अक्रॉस द पीरियड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, वो बढ़ भी रहा है 1.3, 1.95, 2.6 और करते करते आपका नियॉन पे जाते जाते 5.85 पहुंच गया, बिकॉज दिस इज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस है, तो इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लगने वाला है। तो जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें जब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आपका शेल इंक्रीज हो रही है, उससे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ के आ रही है, तो दिस इज अ ड्रॉबैक। यहाँ पे जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपकी वैल्यूज बढ़ बढ़ के मिल रही है, तो ये स्लेटर्स रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो अभी हम डाउन द ग्रुप की बात नहीं करेंगे। स्लेटर रूल ने सिर्फ आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वैल्यूज निकाल दी, बट सिर्फ यही 2 चीजें नहीं है जो आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को चेंज करें। Anyhow, values of Z star alone are not sufficient to make generalization regarding cation or positively charged ion formation. So आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है वो सिर्फ आपकी 2 चीजों पर डिपेंड नहीं करता। अक्रॉस द पीरियड तो आपकी बात बन रही है, बट डाउन द ग्रुप आने पे आपकी वैल्यू कम होनी चाहिए, बट वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो स्लेटर रूल यहाँ पे फेल हो। तो उसके बाद कुछ और फैक्टर्स भी थे जिसपे हमारी ये वाली वैल्यू डिपेंड होंगी, वो हम आगे इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। So justify the fact that lithium plus ion formation is easier than neon plus ion. मतलब अब लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है as compared to neon। हाँ, तो क्योंकि भाई लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और नियॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको आपका न्यूक्लियस कम पकड़ के रखेगा, और जो नियॉन का होगा उसको टाइटली हेल्ड करके रखा होगा, इसलिए आपका
लिथियम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बट नियॉन से नहीं निकाल सकते बिकॉज नियॉन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। तो अक्रॉस द पीरियड की बात आप कर सकते हैं स्लेटर अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, बट डाउन द ग्रुप की बात आप स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वहां पे बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक्सेप्शंस के सारे में ही आपकी वैल्यू कम होनी चाहिए डाउन द ग्रुप, बट अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल आपकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। सो इनके स्लेटर रूल डाउन द ग्रुप में फेल हो। सेकंड जो हमारा फैक्टर आया दैट जो बॉन्डिंग को चेंज करता है, जो बॉन्डिंग को इफेक्ट करता है, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो बहुत ही इजी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the outermost electron of the atom from the ground state. So आप definition लिख लेंगे, ionization energy is the energy required to remove the least tightly bound electron from a gas phase atom. The atom अगर ground phase में होना चाहिए, that is neutral होना चाहिए। उसमें से आपको जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा, दिस इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अब किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, कैसे किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो एक जैसे हाइड्रोजन एटम है तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, बट वही मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आते हैं, आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सेकंड निकलेगा दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। तो इसको रिप्रेजेंट आई से किया जाता है, इसका जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी I1। फिर अगर हमने कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और उसके पॉजिटिव आयन में से उसको 2+ बनाना चाहा और एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहा, तो दैट विल बी डेल्टा I2, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। तो आपका पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस विल गो ऑन। जनरली दो का ही कंपेयर करते हैं। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, अब आप खुद ही सोचिए कि जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल तो सेम वही बात है। डाउन द ग्रुप आपके शेल्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज सेम है, आपके शेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगता है। जो न्यूक्लियस है वो अगर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है तो आप इसको निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। और जब आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से काफी दूर है तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं है, तो आपको इसे बाहर निकालने में कम एनर्जी लगेगी। तो ठीक है, अक्रॉस द पीरियड हमारा ट्रेंड होना क्या चाहिए, अक्रॉस द पीरियड हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और डाउन द ग्रुप हमारा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए क्योंकि हमें अब इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी। ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखा भी जाता है। जो वैल्यूज है ये कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज है। इसमें अगर अक्रॉस द पीरियड देखें, पहले डाउन द ग्रुप देखते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आप देख रहे हैं 520, 495, 418, 403, 370। डाउन द ग्रुप आपके आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि हम डाउन द ग्रुप आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। वही बात करें अगर हम अक्रॉस द पीरियड तो हमारा ये चीज बढ़नी चाहिए, तो 500, 900 या एक बार बढ़ी फिर 800 हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, जब 1400 से 1300 हो गई, फिर बढ़ गई और फिर बहुत बढ़ गई। तो कुछ इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बढ़ तो रही है बट बीच बीच में कम हो जा रहा है। अगर लिथियम टू नियॉन कंपेयर करें तो 520 से 2000 पहुंच गई, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड में बढ़ तो रही है बट बीच बीच में कहीं कम भी हो जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो जा रही है, कुछ ऐसा इरेगुलर ट्रेंड सा देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है वो हमें देखना है। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कहाँ बढ़ रही है, कहाँ एक्सेप्शंस कहाँ आ रहे हैं। एक्सेप्शन एक बोरॉन में आ रहा है, बेरिलियम तक ठीक था, बढ़ रहा था, बोरॉन पे कम हो गया, कार्बन पे फिर बढ़ा, नाइट्रोजन पे फिर बढ़ा, एक्सेप्शन का आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। तो दो जगह एक्सेप्शन मिल रहा है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कम क्यों हो जा रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन बढ़ रहा है। तो ये सब ट्रेंड सब कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखना है। अगर हम बात करें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम लेके चले अगर आपका लिथियम, देन बेरिलियम, then boron, then carbon, then nitrogen, then oxygen, then fluorine and then neon.
इतना है हमारा फर्स्ट सेकंड पीरियड में, इतने एटम्स है, इतने एलिमेंट्स हैं, इन सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर कर लें एक बार, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2, 1s2 2s2, इसका बोरॉन का आते हैं आपका 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 2p के बाद आ जाएगा आपका 1s 2s 2p, इसके बाद 3s, तो 3s 1, 1s2 2s2 2p3 3s2 एंड 1s 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 3 के बाद अभी तो पी शेल खाली है ना, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मेरा में हाफ शेल चल रहा था, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ 2p4, यहाँ पे 2p5, 2p4 2p5, और नियॉन के केस में आपका 1s2 2s2 एंड 2p6, अभी 3s की तो बात ही नहीं आएगी, p में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं और वहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। सो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर कंपेयर करें, तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करें। बेरिलियम में आपके 1s2 2s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल है, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसका इलेक्ट्रॉन निकालने में, बिकॉज एस ऑर्बिटल जो है आपकी सबसे पास होती है, न्यूक्लियस के सबसे पास आपकी एस ऑर्बिटल होती है, उसके बाद पी होती है, उसके बाद डी होती है, उसके बाद एफ होती है, तो एस पे आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो एस में क्योंकि बेरिलियम में आपको 2s2 जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, और हमने ये बात 5th यूनिट में पढ़ी थी कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली, तो 2s2 मतलब कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल में से वो भी एस जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बेरिलियम की हाई तो होनी ही होनी है। अब जब आप बोरॉन पे आए तो आपको बोरॉन पे कम होती हुई दिखी, क्यों? बिकॉज आपको 2p1 आ गया, p में से वैसे ही निकालना आसान है, और वो भी 2p1, यहाँ तक कि काफी स्टेबल था, मतलब दोनों 1s2 भी हाफ फुली फिल्ड था और 2s2 भी फुली फिल्ड था, 2p1 ने आके इनकी सिमेट्री बिगाड़ दी, तो ये बोलेगा कि 2p1, ये जो p में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी वजह से हमारी सिमेट्री बिगड़ी है, अगर ये निकल जाए तो हम ज्यादा स्टेबल लग रहे हैं, तो ये 2p1 को आसानी से निकलने देगा, इसलिए आपकी बेरिलियम के बाद बोरॉन पे आने पे आपकी कम हो गई, उसके बाद 2p2 थोड़ी बड़ी, बिकॉज अब 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिमेट्री थोड़ी सी आ गई है, ये इतनी आसानी से नहीं निकलने देगा p इलेक्ट्रॉन को, तो फिर थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। अब 2p3 ये तो और ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज आपकी हाफ फील्ड हो गया है p ऑर्बिटल आपका हाफ फील्ड हो गया, इसका मतलब ये इसकी और ज्यादा हो जाएगी, ये और भी ज्यादा एनर्जी लेगा अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब बात आएगी ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे फिर हमें कम होती हुई दिख रही थी, रीजन अब समझ में आ गया, बिकॉज यहाँ तक हाफ फील्ड था, अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर हमने भर दिया पी में तो इसकी सिमेट्री फिर खराब हो गई, तो ये कहेगा कि नाइट्रोजन तक तो हम काफी स्टेबल थे, हमारी एकदम सिमेट्रिक थी, अब ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन और भर दिया, इसका मतलब हमारी सिमेट्री कम हो गई है, तो अब तुम ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलो, तो हम नाइट्रोजन जैसे रहेंगे, हम स्टेबल रहेंगे, तो इसलिए आपकी ऑक्सीजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पे आपकी एनर्जी कम हो जा रही है। फ्लोरीन पे बात आएगी, तो भाई फ्लोरीन तो ठीक है, ये तो वैसे ही केस हो गया कार्बन जैसा, सिमेट्री थोड़ी तो ठीक हो गई पहले से, 1 इलेक्ट्रॉन से बेहतर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी आपको फिर थोड़ी बढ़ती हुई दिखी। और नियॉन में जब आपने सारे भर दिए तो इट इज फुली फिल्ड इज द मोस्ट स्टेबल, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में आते ही और स्टेबल हो जाएगा, इससे आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपना इलेक्ट्रॉन भरवाने के लिए, तो वही चीज है यहाँ पे। आपका बोरॉन और ऑक्सीजन पे क्यों आपकी वैल्यूज कम हो जा रही हैं, ये ट्रेंड में
तो वो इसका यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी पहले उस बेरिलियम तक फुली फिल्ड थी। बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन आती है, आपकी सिमेट्री थोड़ी चेंज होगी, सिमेट्री थोड़ी खराब हो गई, इसकी वजह से आपकी एनर्जी अब कम एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। वही बात सेम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे आने पे हुई। नाइट्रोजन तक आपका हाफ फिल्ड था और ऑक्सीजन पे आगे सिमेट्री थोड़ी सी बिगड़ गई और इससे आपकी वैल्यूज में चेंज आ गया, आपकी वैल्यू कम हो। So this is all given in this diagram कि कैसे लिथियम से बेरिलियम जाने पे पहले बढ़ रही है, फिर बोरॉन पे कम क्यों जा रही है, क्योंकि उसका 2p1 है और 2p1 उतना स्टेबल नहीं है। आप एक तो p में है और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन, कोई सिमेट्री है नहीं, तो ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन निकलने देगा। फिर कार्बन पे 2p2 थोड़ी बढ़ेगी, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा हो जाएगी बिकॉज 2p3 इज हाफ फिल्ड। फिर ऑक्सीजन, क्योंकि एक हाफ फील्ड में आपने फिर सिमेट्री खराब कर दी एक इलेक्ट्रॉन भर के, तो आपकी ऑक्सीजन की फिर से कम हो जाएगी और फ्लोरीन और नियॉन की हाईएस्ट हो जाएगी बिकॉज दिस इज अगेन कंप्लीटली फिल्ड 2p6। तो आपको यहाँ पे ये चीज जो ये टेबल दी हुई है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे आपका वेरिएशन आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड, एक तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए आपका जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ आना चाहिए। The high energy level of electron is Np as compared to those in Ns. तो आपकी जो एनर्जी है वो Np की ज्यादा होती है, मतलब p ऑर्बिटल की एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास है, उस पर ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है एज कम्पेयर टू योर p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, दिस इज द मेन फैक्टर जो आपकी ट्रेंड को खराब कर रहा है। लगातार बढ़नी चाहिए थी, बट क्यों बोरॉन और ऑक्सीजन पे आपको इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिला, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। फिर यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन भर के भी दिखाया है कि नाइट्रोजन वाज हाफ फिल्ड, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन आते ही इसकी सिमेट्री खराब हो गई। देन अगेन नियॉन पे आपका फुली फिल्ड है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए कि क्यों या एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो वही सेम बात कि आपकी इलेक्ट्रॉन्स जो p ऑर्बिटल में वो हायर एनर्जी में है एज कंपेयर टू s, hence it is easier to remove np electron than ns electron. Therefore boron needs low ionization energy than beryllium. The half filled and fully filled orbitals are more stable than partially filled orbitals. Thus nitrogen with exactly filled half orbitals is more stable than carbon and oxygen with partially filled orbitals. सब कुछ बात इन्होंने इन दोनों पॉइंट में लिख दी है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आई थिंक आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी उस एटम की सबसे ज्यादा होगी लाइक नोबल गैसेस की। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल, जो ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ते हैं, मतलब आपकी लास्ट जो शेल है, नियॉन में भी आप देख सकते हैं, नियॉन में 2s2 2p6, मतलब बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। इसीलिए आपके नोबल गैसेस कम से कम बॉन्डिंग करते हैं, कम से कम कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? बिकॉज वो अपने वैलेंस शेल को यूज ही नहीं करते किसी को शेयर वगैरह करने के लिए। ये अपने में खुश है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को ना किसी से को देना चाहते हैं ना किसी से लेना चाहते हैं, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। वही फ्लोरीन की बात करें तो वो 2p5 पे बैठा हुआ है। 2p5 2p6 से तो कम स्टेबल है ना, 2p6 बनाना चाहता है, इसलिए ये फटाफट अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के मूड में रहता है। वैसे सिमिलरली ऑक्सीजन 2p4 पे बैठा हुआ है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है टू गेन योर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इसलिए आपके O2 माइनस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन सब फैक्टर्स पे ही आपका डिपेंड कर रहा है कि आपका कौन सा एटम किस तरीके की बॉन्डिंग शो करने वाला है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है। So the high ionization energy of noble gases indicate the greatest stability of NS2 NP6 configuration, known as noble gas configuration. एटम जो है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, कोई भी एटम अपने से पहले वाला, जैसे कि सोडियम की बात करें तो नियॉन के बाद हमें पता है सोडियम का नंबर आएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, सोडियम का 11 अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने जाएं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 3s1 आते ही यहाँ तक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया था किसका, नियॉन का। तो हम सोडियम को ये भी लिख सकते हैं नियॉन 3s1, तो नियॉन तक का सेम है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन s में चला गया 3s में। अब इसको ये इलेक्ट्रॉन
परेशान कर रहा है। इस नियॉन तक तो इसका नोबल गैस था, अब 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। इस इलेक्ट्रॉन को ये जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकाल देगा, इसलिए आपका आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम हो जाएगी, और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही ये सोडियम प्लस बन जाएगा और अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सोडियम जो है बहुत रेडिली सोडियम प्लस बना लेता है, और फ्लोरीन को क्या चाहिए, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनाने के लिए। इसको इलेक्ट्रॉन देना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये दोनों, ये देने में खुश है, ये लेने में खुश है, इसलिए ये दोनों अपनी बॉन्डिंग बना के अपनी दोनों का काम चला लेते हैं। तो नियॉन जैसी गैस है, नियॉन, आर्गन, ये हीलियम, ये सब अपनी ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हैं, स्टेबल है, तो इनको ना देने से मतलब है ना लेने से मतलब है। हर एटम अपने को स्टेबल करने के लिए एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। क्यों? बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, इसलिए आपका हर एटम नोबल गैस की तरफ भागना चाहता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर आयनाइजेशन एनर्जी। आई थिंक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसमें एक यही क्वेश्चन में आएगा कि बोरॉन बोरॉन की और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है एज कम्पेयर टू, मतलब आपका ट्रेंड क्यों नहीं फॉलो कर रही है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इन से भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसका ये क्यों है, उसका वो कम क्यों है, उसका वो ज्यादा क्यों है, आपको सबके आंसर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिख जाए। आप उससे उससे पहले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और जिसका पूछ रहा है उसका लिखिए, बस आप कंपेयर करके देखिए, आपको हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब के बेसिस पे आपको अपना आंसर आराम से दिख जाए। तो बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट है थर्ड, पहला हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा, सेकंड हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, थर्ड इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये उल्टा है आपका उससे, इससे आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करवाना है, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवाना है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हमें किसी ग्राउंड स्टेट एटम से किसी ग्राउंड स्टेट एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है और x माइनस आयन बनाना है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपके आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी आइदर बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहता है, बहुत आराम से ले रहा है, तो आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी तो वो नेगेटिव होगी। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं है, वो देना चाहता है बट आप उसको लेने पे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं लो भाई इलेक्ट्रॉन रखो अपने अंदर, तो फिर आपको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी और वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी। बट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको थोड़ा वो अमाउंट अलग अलग होगा। जैसे आपको अगर किसी एटम में से कोई एटम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे, जैसे सोडियम, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो आपको उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको एनर्जी मिल भी सकती है और आपको देनी भी पड़ सकती है। इट विल ऑल डिपेंड कि कौन सा एटम है, वो कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर चाहता है तो आपको एनर्जी देगा, और अगर आप वो नहीं चाहता और आप उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो आपको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन by gaseous atom in its ground state is called electron affinity. लिख लीजिएगा अगर डेफिनेशन लिखना तो, energy change associated with the energy change associated with the gain of electron by a gaseous atom in its ground state. ये सब कुछ ग्राउंड स्टेट के एटम्स की बात कर रहे हैं। by a gaseous atom in its ground state. This is your electron affinity. तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो भाई दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय EA, और किसका? X का। अगर हम X माइनस पे आपका इलेक्ट्रॉन देने जाएं तो आपका X2 माइनस बन जाएगा, एंड this electron affinity will be your EAX minus. X minus को इलेक्ट्रॉन देगा। So this is first electron affinity, this is second electron affinity value, और ये सब आपकी the electron affinity values of halogens are large and negative.
indicating that a large amount of energy is evolved in the formation of halide ion। बताया था हम लोग, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आपका 17वां एटम है, और वहीं आपका 18वें पे आर्गन बैठा हुआ है। आर्गन का क्या है, आर्गन का यही 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। यहाँ पे 6 7 8 6 6 12 है, तो ये 3p5 है, 17 के लिए तो 3p5 है। तो क्लोरीन का 3p5 और आर्गन का 3p6। 3p6 is more stable because ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आपका p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड। तो क्लोरीन को अपना अगर आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो आपको हाईली नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज आपको एनर्जी रिलीज होती हुई दिखेगी अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्लोरीन का है, और क्लोरीन माइनस होके जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो ये बनाना चाहता है क्लोरीन आयन, तो आपको बहुत इजीली एनर्जी मिलेगी। बट वही बात अगर हम सोडियम की करें, तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप सोडियम को इलेक्ट्रॉन देने चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिर वो हाईली पॉजिटिव एनर्जी होगी। उसको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, बट उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, और आप क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्लोरीन खुश है, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाईली नेगेटिव है, और आयनाइजेशन एनर्जी हाईली पॉजिटिव है। तो ये सब कुछ डिफरेंस है, कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देना चाहता है, दैट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या डोनेट कर रहा है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब बातें। Effective nuclear charge of halogens is fairly high, therefore halogens have इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो एक कि हैलोजेंस की बहुत ज्यादा होती है, सेकेंडली जो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैलोजेंस का हाई है, तो हैलोजेंस हैव rather strong attraction for electrons and therefore they are it is easy to form halide ions, especially chloride, क्योंकि वो भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, और बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के। अब एक एक्सेप्शन आता है। एक एक्सेप्शन क्या आता है, हमने कंपाउंड्स देखे, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा है, हमने आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड देखा है। ये सब कंपाउंड देखे, बहुत जनरल मतलब बहुत कॉमन है। तो इसमें Mg2+ है और O2- मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2- आयन बनाना चाहता है। हाँ, वो होना भी चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। तो भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2p6 बना लेगा, इसका मतलब ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। बट जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिया आपके ऑक्सीजन को, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आया, वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो उसने ले लिया। पर जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेने गए, तो भाई वो हाईली पॉजिटिव वैल्यू आ, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले ही नहीं रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, भाई पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा ले नहीं रहा है, भाई दूसरा तो और जल्दी लेना चाहिए, बिकॉज पहला लेने के बाद 2p5 हो जाएगा, तो दूसरा और जल्दी होना चाहिए। सिमिलरली सल्फर ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है, जैसे ये 2- बना सकते हैं, ये भी 2-। तो इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव वैल्यू मिली, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन देते ही पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो यहाँ पे कुछ बातें डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऐसे उल्टा ट्रेंड क्यों चल रहा है। तो हमने इनकी ओवरऑल वैल्यू निकाली, तो ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी आपको पॉजिटिव मिली, मतलब ओवरऑल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी O2- आयन बनाने के लिए। सिमिलरली जब आप सल्फर के ले गए तो आपको वैल्यू मिली ये +365, तो यहाँ पे भी S2- बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। So these value indicate that the reaction this and this is energetically unfavorable। आप भाई इतनी एनर्जी दे के कोई काम करवा रहे हो, वही चीज आप करवा रहे हो और उससे एनर्जी रिलीज हो रही है,
मतलब उसकी एनर्जी कम हो जा रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कोई भी चीज में एनर्जी रिलीज, कोई काम हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब वो स्टेबल हो रही है। और कोई भी चीज आप एनर्जी दे रहे हो, मतलब आप जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब O2 माइनस और H2 माइनस आयन बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हम एनर्जी देंगे तब बन पा रहे हैं। सो दिस इज कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट हमें O2 माइनस और H2 माइनस आयन बहुत आराम से देखने को मिलते हैं कंपाउंड में। तो दिस ऑल विल डिपेंड ऑन लैटिस एनर्जी। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि O2 माइनस और H2 माइनस आयन नहीं बनने चाहिए, बट अभी हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे अपना लैटिस एनर्जी, उसमें हम ये देखेंगे कि क्यों O2 माइनस और H2 माइनस आयंस बन रहे हैं। वहां पे हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यही क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और लैटिस एनर्जी में इनको पढ़ेंगे। Electron affinity values indicate anion forming capacity of element, or Born-Haber cycle is used to determine the electron affinity values. Born-Haber cycle use की जाती है आपकी लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। हो सकता है आप में से आपको आती भी हो, नहीं तो हम एक बार पढ़ तो लेंगे। Now question is, electron affinity of carbon is negative while that of nitrogen is positive. तो बस सोच के देखिए, तो कार्बन जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कार्बन का लिख लीजिए 1s2 2s2 2 4 6 2p2, और नाइट्रोजन का लिख लीजिए 1s2 2s2 2p4 2p3। आपको ऑलरेडी दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आपको इलेक्ट्रॉन देना है, तो कार्बन को देना आसान है, नाइट्रोजन को देना नहीं आसान है। नाइट्रोजन में आपको पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड। पी जो 3p है, आपके 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हाफ फिल्ड। अब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी सिमेट्री खराब हो जाएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन है p में, और ये इलेक्ट्रॉन आराम से लेना चाहता है, बिकॉज इसके जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसकी ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको थोड़े बहुत चुटर पुटर रीजनिंग वाले, वो आप आराम से करेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत इजी कांसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अट्रैक्शन ऑफ एन एटम फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड। ये तो आप लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज अ कंपेरेबल वैल्यू। मतलब हम कभी भी किसी एक एटम की ये नहीं कह सकते कौन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिपेंड करेगा। अब हम कहें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या नहीं है, तो पहले बताओ किससे कंपेयर कर रहे हो। फ्लोरीन से कंपेयर कर रहे हो तो ये कम है, और यही बात अगर आप नाइट्रोजन से कंपेयर कर रहे हो तो ये ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर ऑलवेज यूज्ड इन कंपेरेबल फॉर्म्स। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच बाइंड इट टू द अदर एटम। तो बस कोई भी बॉन्डिंग बनी हुई है, जैसे कि अगर HF मॉलिक्यूल है, तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच के रखता है। वही कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो भाई कार्बन कार्बन दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है आपका, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपनी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। बस बाकी कुछ नहीं है। आप इसका ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। और अगर सेम एटम है लाइक H2 HH बॉन्ड FF बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो बीच में रहेगा इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मतलब वैल्यूज किसमें भी, एक पॉलिंग स्केल और एक एल्फ्रेड एंड रॉचॉव स्केल। पॉलिंग स्केल तो फिर भी समझने में आसान है, एल्फ्रेड एंड ये शायद स्पेलिंग करते हैं, यहाँ पे एल्फ्रेड होना चाहिए। रॉचॉव स्केल तो बहुत ही मुश्किल है समझना, आपको दोनों ही नहीं समझनी है, बस आपको 2-3 वैल्यू याद रखनी है। एक फ्लोरीन की, दिस इज पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के बेसिस पे ये हमें पढ़ाया गया था कि कैसे हम ये वैल्यूज निकालते हैं। थोड़ा टेढ़ा काम है, माइनस माइनस करके निकालना पड़ता है, आपको नहीं जाना, बस आपको ये याद रखना है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, दैट इज 4। पॉलिंग स्केल यूज की जाती है मेजरली, मतलब हर जगह आपको पॉलिंग स्केल की वैल्यूज ही मिलेंगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आती है दैट इज 4। इट इज द हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है।
इसलिए आपका ये सही बात भी है, आपकी देख लीजिए वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती जा रही है, हाईएस्ट फ्लोरीन की है। और डाउन द ग्रुप जाने पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कम होनी चाहिए बिकॉज आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। और क्या कम हो रहा है, आपका जो शेल है वो बढ़ती जा रही है और आपकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है न्यूक्लियर से, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, तो वो कम हो भी रही है। आप सारे डाउन द ग्रुप में देख लीजिए आपकी वैल्यूज कम हो रही है, यहाँ पे भी देख लीजिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कम हो रही है। यानी फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन आएगा, उसके बाद वही आयोडीन। अब आपसे एक कंपेयर करवा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है, बताओ कैसी बॉन्डिंग होगी। तो एक एक बात जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग डाल के और लिख लीजिएगा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, दैट इज कि अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रेटर डिफरेंस इन दो एटम्स है, लाइक कोई भी दो एटम ले लेते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम और क्लोरीन ले, सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.9, फ्लोरीन 4, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 4 माइनस 0.9 जो भी आएगा आपका 3.1। तो दिस शुड बी, अगर ये आपकी वैल्यू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को x से डिनोट किया जाता है, इज ग्रेटर देन 1.7, सो आपकी बॉन्डिंग जो होने वाली है दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेस देन 1.7, लेस देन इक्वल टू 1.7 हो गई, तो आपकी वो जो बॉन्डिंग होने वाली है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है दो एटम्स के बीच में। तो भाई अगर सोडियम है और फ्लोरीन है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा। जब बॉन्ड तोड़ने की कभी जरूरत पड़ी तो सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि सोडियम प्लस में खुश है और फ्लोरीन माइनस में खुश है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को ले जाने देगा और ये बॉन्ड, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन पूरे के पूरे लेके चला जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट कि अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों आइटम्स के बीच में 1.7 से ज्यादा है तो आपकी बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग होगी, और 1.7 से कम है तो आपकी वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एक एटम दे देगा और एक और एटम दे देगा, तो आपको पूछेगा कि बताओ इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं देगा, आपसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखिए और किसी की याद रखने की जरूरत है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में शुरू में वैल्यूज कम है और एंड पे जाते जाते बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको कोई बगल बगल वाले दे दे या ये वाला कॉम्बिनेशन दे दे, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में 1.7 जितना डिफरेंस नहीं आए। अगर आपको एक शुरू का एलिमेंट दे दे और एक लास्ट का एलिमेंट दे दे, तो आपको पता है कि एक एकदम स्टार्टिंग में है, एक एकदम एंड में है, तो दोनों कॉर्नर्स पे है, मतलब आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, तो आपकी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा ऑलरेडी हो जाएगी। आप ये इतना लगा सकते हैं, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी। लाइक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये, predict the bond nature between two bonded atoms in the following compounds, use electronegativity values। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है, उसको 1.7 से कंपेयर करना है। अगर वो आपको वैल्यू ना दे तो कुछ नहीं करना। कार्बन और सल्फर, कार्बन आपका यहाँ है, बीच में हाइड्रोजन होता है, यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ सल्फर होता है, तो इन दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.5 से बढ़ता है, अगर इसका कुछ x है तो इसका x प्लस 0.5, इसका x प्लस 1 ऐसे होता है, मतलब 0.5 बढ़ता है। दो के डिफरेंस में आपका कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 नहीं पहुंच पाएगा। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है आपका 1.7 से कम होगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। वही बात CO की आएगी, तो C यहाँ है, O यहाँ है, फिर से तो दो का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी डिफरेंस है नहीं, तो आपका फिर से कोवेलेंट बॉन्डिंग की चांसेस है। और आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इन सब में जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। CS2 इज कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, ये भी आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। वही बात NaF की आ जाती है। NaF अभी ऑलरेडी बता चुकी, सोडियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में है और फ्लोरीन जो है वो 17th ग्रुप में है। तो भाई जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1.7 से ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा तो आपकी बॉन्डिंग जो है यहाँ पे आयनिक हो जाएगी।
ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू से कंपेयर करवाएगा ये कि कैसी बॉन्डिंग होगी, तो वो आप देख लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रॉपर आयनिक बॉन्डिंग। इसमें कुछ भी लिखवाने वाला नहीं है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने बुक शेयर कर रखी है ताकि डायरेक्ट बुक से देखें और आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप नोट करते रहिए। जो लिखवाने वाली बातें या जो समझाने वाली बातें हैं वो मैं बीच में समझा ले रही हूँ, बाकी कुछ बहुत थ्योरेटिकल चीजें ही है ये सब। So in ionic bonding there is complete transfer of one or more electrons from one atom to another. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Then low ionization energy for the metal and high negative electron affinity for the non-metal favor ionic bonding. Right. Low ionization energy for metal. मेटल आपका इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वो सोडियम पे सोडियम प्लस जाना चाहता है। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल यानी क्लोरीन, क्लोरीन प्लस सॉरी क्लोरीन माइनस में इजीली जाना चाहता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज नेगेटिव है और इसकी ये वैल्यूज कम है। दैट मींस आपका ये देना चाहता है, ये लेना चाहता है। ऐसे ही केसेस में आपकी आयनिक बॉन्डिंग फेवरेबल होती है। जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दे दे और दूसरा वाला पूरा पूरा ले ले तो आपकी आयनिक बॉन्डिंग बन जाती है। नाउ दिस आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आई कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं इसमें, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सोडियम और क्लोरीन के आपको यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग दिखाई गई है। सोडियम जो है प्लस में जा रहा है, क्लोरीन नेगेटिव में जा रहा है, और दोनों ने ही, एक ने नियॉन गैस का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है और एक ने आर्गन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें KCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें MgO, कैल्शियम क्लोराइड की बात करें CaF2, सीजियम क्लोराइड की बात करें CHCl, ये सब आयनिक बॉन्डिंग है। KCl भाई ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पीरियोडिक टेबल के शुरू में है, क्लोरीन बहुत एंड में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस आपको 1.7 से ज्यादा हो ही जाता है। K जो है वो K प्लस में खुश है, Cl माइनस बना के खुश है। मैग्नीशियम फिर वही है, आपको बहुत शुरू में है, ऑक्सीजन आपका बहुत एंड में है, तो ये Mg2 प्लस बना के खुश है और ये O2 माइनस बना के खुश है। कैल्शियम 2 प्लस बना के खुश है, F क्लोरीन माइनस बना के खुश है, सीजियम प्लस बना के खुश है और क्लोरीन माइनस बना के खुश है। सीजियम कहाँ आता है? सीजियम आपके फर्स्ट ग्रुप में ही आता है। सीजियम आता है आपका यही वाले ग्रुप में, सोडियम, पोटेशियम, और इसी के नीचे आपका पीरियोडिक टेबल में सीजियम भी इसी वाले ग्रुप में एक दो छोड़ के आता है, राइट। तो सीजियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देगा जैसे सोडियम और पोटेशियम दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है ये, if the electronegativity difference between two elements is more than 1.7 they form ionic bond, और अगर यही डिफरेंस 1.7 से कम हो जाएगा they have covalent character। ये बातें आप एक शॉर्ट में 2-3 पॉइंट में लिख लीजिएगा, 2-3 एग्जांपल किए हुए। NaCl, KCl, KBr सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, ये सब आपकी आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ निकाला कैसे जाता है? सबके स्ट्रक्चर्स आपके एक्सरे एनालिसिस से निकाल, एक्सरे डाला जाता है और एक्सरे से इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉलिड स्टेट शुरू होने वाला। सॉलिड स्टेट जो है क्लास 12 में चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो सॉलिड स्टेट का एक बेसिक आइडिया वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कि आपको थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आता तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो ये NaCl को उन्होंने क्रिस्टल लैटिस दिखाया है। NaCl का क्रिस्टल लैटिस, ये जो व्हाइट वाले हैं ये आपके Na है, ये जो ब्लैक वाले हैं आपके Cl। आप कोई भी Na और कोई भी Cl उठा के देख लीजिए, हर सोडियम 6 क्लोरीन से सराउंडेड है और हर क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंडेड है। इन्होंने ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है ये अगर आपको मैं बताऊं तो ऑक्टाहेड्रॉन केमिस्ट्री में ऐसे होता है, एक प्लेन ले ले, अगर हम एक प्लेन है, एक बुक है, या एक कोई भी एक प्लेन है, एक बुक ले लेते हैं, ठीक है, और इस बुक पे ये 4 कॉर्नर्स पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, साथ में एक ग्रुप यहाँ ऊपर लगा हुआ है, एक ग्रुप यहाँ नीचे लगा हुआ है, मतलब ये जो है ये प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर है, 2 ग्रुप्स, एक नीचे एक ऊपर और एक प्लेन पे। तो ये वही ऑक्टाहेड्रॉन है। आप देख लीजिए एक प्लेन है, ये बीच में एक एटम इसके ऊपर लगा हुआ है और एक एटम इसके इस प्लेन के नीचे लगा हुआ है। सो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रॉन। इसमें जितनी भी ये लाइन दिख रही है ये 8 लाइन आपको 8 लाइन बना के आपको ऑक्टाहेड्रॉन बन जाता है। सो ये आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। NaCl आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। हर सोडियम आयन 6 क्लोरीन से जुड़ा है,
वाइसी वर्सा आपका हर क्लोरीन आयन 6 सोडियम से जुड़ा है। ये सब यहाँ क्यों बताया जा रहा है? आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए तो कुछ आयनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड में बढ़ा दी जाती है। सो NaCl जो है आपका, the formula of an ionic substance is the lowest ratio of component ion that can be determined from the charges of the respective ion. That means कि formula कैसे, NaCl का formula कैसे बताया गया, जितने जैसे वैसे इसको Na6Cl6 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक लैटिस में, ये लैटिस बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट, इसके अंदर जो आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर लैटिसेस है बहुत सारे छोटे छोटे, ये सब सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट इतना इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आपको 8 लैटिस दिख रहे हैं, एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 आगे और 8 पीछे, 8 लैटिस हैं। हर लैटिस में 6 सोडियम है और 6 क्लोरीन है। ठीक है, तो आप एक लैटिस Na6Cl6 से बना, इसको स्मॉलेस्ट रेशियो में NaCl लिख दिया। तो आप देख रहे हैं एक सोडियम कितने क्लोरीन से जुड़ा सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही हर क्लोरीन भी 6 सोडियम से सराउंडेड है। दिस इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कोई आयन यानी कि कैटायन कितने एनायन से सराउंडेड है, या एक एनायन कितने कैटायन से सराउंडेड है, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक सोडियम आपका 6 क्लोरीन से सराउंडेड है, दैट मींस सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और एक क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंडेड है, दैट मींस आपका सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दिस इज योर बॉन्डिंग ऑफ NaCl, octahedral arrangement of 6 Cl ions around the sodium ion. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज में क्या ही प्रॉपर्टीज हमें पता है, आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव होने वाला है, एक नेगेटिव, यानी कैटायन होने वाला है, एक एनायन। अब अगर आप उसको सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्वेंट लाइक वाटर इज एन आयनिक सॉल्ट, मतलब एक पोलर स्पीशीज, तो पूरी केमिस्ट्री में लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर स्पीशीज एक पोलर स्पीशीज को ही डिसॉल्व करेगी और एक नॉन पोलर स्पीशीज एक नॉन पोलर स्पीशीज को डिसॉल्व करेगी। तो जब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे वो पानी से घिर जाएंगे, यानी कि वाटर में आपके जो H+ है वो आयंस आपके नेगेटिव को चारों तरफ से घेर के बैठ जाएंगे। ये दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। तो आयनिक कंपाउंड क्यों पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी आयनिक कंपाउंड्स क्यों आयनिक सॉल्वेंट्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में क्यों डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज आपके जो नेगेटिव है एनायंस हैं उनको पॉजिटिव आयन घेर के सॉल्वेशन कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी चीज सॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, अगर मेरे को एक AB कंपाउंड है, इसको वाटर में डिसॉल्व होना है, वाटर में कुछ बॉन्डिंग है H और O के बीच में, तो टू डिसॉल्व, टू गेट AB डिसॉल्व्ड इन योर वाटर, आपको क्या करना पड़ेगा, AB के बॉन्ड तोड़ना है, साथ में ये वाटर का HO का बॉन्ड तोड़ना है, और क्या बनाना है, A से आपका B टूट जाए, A से A बन जाए, B से B बन जाए, या आपका जो H है जो O है ये सब आपके इनको घेर लें। ये AB बॉन्ड जो तोड़ पाएगा तभी आपका NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड आपस में टूट के पानी में जाएगा, और तभी वो सॉल्व हो पाएगा। जब डिसॉल्व तब हो पाएगा जब उसकी आपस की बॉन्डिंग टूटेगी, और आपस की बॉन्डिंग तब टूटेगी जब अपोजिट चार्जेस के आयंस आके उनको सराउंड करेंगे। तो नेगेटिव वाला, अगर हम NaCl की बात कर लें, तो क्लोराइड को आपके कौन सराउंड कर लेगा, आपके H+, और सोडियम को आके कौन सराउंड कर लेगा, आपके O-। सो समथिंग डाइपोल जैसा कुछ दिखने लगेगा, और डाइपोल अगर हमें इस यूनिट में पढ़ना भी है, और वो आपको मेरे से भी ज्यादा अच्छे से आता है, डाइपोल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डाइपोल वगैरह निकालना आपको आता है। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड और इन सॉल्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लिख लीजिएगा। पहला, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, बिकॉज अपने आयंस में जा रहे हैं, वो सब आपको आता है, बट इन सॉलिड स्टेट
They are generally insulated due to very low mobility. ठीक है, ये सब पता है. The migration of ions towards electrode explain their conducting capacity. ठीक है, the ionic compounds are usually soluble in solvents like water. तो ये 2-3 पॉइंट ये सब आपको पता है. आयनिक कंपाउंड्स के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेंगे. Positive ions and negative ions of ionic substances are surrounded by a sheet of water molecules in such a way that oxygen is directed towards cation and hydrogen is directed towards your anion. ठीक है, तो this type of solute solvent interaction is called ion dipole interaction. एक आयन था पहले से और एक वाटर क्या था, वाटर डाइपोल था. H2O वाटर इज अ डाइपोल, तो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है. ये आपका डाइपोल की तरह काम कर रहा है और किस पे, एक आयन पे, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. तो अगर पॉजिटिव एंड इधर है और नेगेटिव एंड अगर इधर होगा तो आपका जो डाइपोल है वो घूम के बैठ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव OH माइनस. तो दिस इज योर आयन डाइपोल इंटरेक्शन. केमिस्ट्री में कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड ये जो एक तो हम पढ़ी रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग. तो ये सब कुछ तरीके की वैन डर वाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, तो जैसे से आएगा हम उनको देख लेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन. जब कोई आयनिक मॉलिक्यूल आपका पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो वो क्यों डिसॉल्व हो रहा है, ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. And it reduces the force of attraction between cation and anion. Solvents like water are polar solvent, इसमें तो कुछ है नहीं. Due to strong electrostatic forces operating in ionic compounds, higher energy is required to overcome such electrostatic forces. तो आप ये सब देख लीजिएगा. मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिकॉज आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है आयनिक सब्सटेंसेस में. लैटिस एनर्जी पे जाने से पहले हमें एक तो पढ़ना दैट इज आयनिक ग्रेडियाई. तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. इससे पहले सोडियम क्लोराइड डज नॉट हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस? भाई सोडियम क्लोराइड है NaCl. आप कहाँ जा रहे हैं इसको डिसॉल्व करने, बेंजीन में. क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा है ये पूछ रहा है. तो भाई लाइक डिसॉल्व लाइक. बेंजीन आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट बट नॉन पोलर है. और NaCl is polar यानी आयनिक. तो आयनिक will dissolve आयनिक, आयनिक will dissolve polar. तो बेंजीन में क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा है, because it is non-polar and NaCl is an ionic compound that is a polar compound, so it will dissolve in only your another polar solvent.